हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। जी हां, आज की इस प्यारी सी ठंडी सी सुबह में एक प्यार भरा नमस्कार बिहार बिहान की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत इस्तकबाल करती हूं आपका अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। बात करते हैं जब हम जज्बे की, बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हमारे भीतर होती है। जब कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आपका रास्ता रोकती है तो आपके जज्बे, आपके हौसले के सामने वो सभी छोटी नज़र आती हैं। होता है ना ऐसा कई बार हमारे जीवन में, जब बहुत हम कठिनाई में अपने आप को महसूस करते हैं, हमको लगता है कि हम जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और तमाम मुश्किलें हमारे ही जीवन में क्यों हैं, कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन जब हम उत्साह से भरे होते हैं, जब हम हौसले से भरे होते हैं, जब हम जज्बे से भरे होते हैं, तो तमाम मुश्किलें हैं वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी नज़र आती हैं और हम जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसा जज्बा, ऐसी ताकत हमारे भीतर तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम कुछ ऐसी बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं, जो एक प्रेरणा का काम करती हैं। जी हाँ, और ऐसी बातें होती हैं गुड थॉट्स यानी कि सुविचार। और हर रोज़ बिहार बिहान में आपके लिए हम लेकर आते हैं सबसे पहला सेगमेंट जो होता है पॉजिटिव थॉट्स से भरा हुआ। तो चलिए नज़र डालते हैं क्या है आज के सुविचार सेगमेंट में। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकलने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। जी हाँ, तो देखा आपने आज का सुविचार, और वाकई ऐसे विचारों को, ऐसे गुड थॉट्स को अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं ना, अगर हम रोज़ इन्हें थोड़ा भी समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा का स्रोत है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी से हमें मिलती है, हमारे आत्मबल हमारा बढ़ता है और हम कुछ नया कर गुजरने का ठानते हैं। और सुबह सुबह हमें ऐसे सोच की दरकार होती है, हमें ऐसे विचारों की दरकार होती है जो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखती है। जैसे खाना हम खाते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, वैसे ही ऐसे थॉट्स जो होते हैं ये हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे दर्शकों अगले सेगमेंट की ओर। और आप जानते हैं कि हमारा बिहार बिहान में अगला सेगमेंट होता है आज के दिन की खासियत, यानी कि आज का इतिहास। क्योंकि हर तारीख में अपने आप कोई ना कोई बात ऐसी समेटी हुई होती है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे यूँ हम जान नहीं पाते हैं कि हर इतिहास, हर तारीख में कौन सा इतिहास छुपा हुआ है, लेकिन हमारा सेगमेंट अगर आप देखेंगे ना तो आप जान जाएंगे कि हर तारीख में कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इतिहास सेगमेंट पर। देश और दुनिया के इतिहास में 24 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1894 में आज ही के दिन कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1889 में भारत में पहला मनोरंजन पार्क एसएल वर्ल्ड मुंबई में खोला गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में आज ही के दिन की। आज ही के दिन वर्ष 1924 में भारतीय गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 में आज ही के दिन विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शहादरा 30 हजारी लाइन में आज ही के दिन वर्ष 2002 में हुआ। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में, हम कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने आप में एक हस्ताक्षर होता है, तो आज वो इस मुकाम पर है कि अपने आप में ही एक हस्ताक्षर है। कला के साधक रहे हैं, कला साधक रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने अपना दिया है। एक डिवोटी के तौर पर बहुत ही डिवोशन रहा है उनके भीतर आर्ट को लेकर, कला को लेकर। तो हमारे आज के विशेष मेहमान, आपको बताना चाहूँगी हमारे बीच में, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच आज मौजूद हैं पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। तो चलिए आज के हमारे खास मेहमान जो हैं उनसे उनकी सोच, उनके विचार और उनके अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं। श्याम शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कला यात्रा जो आपकी शुरुआत हुई, आज आप जिस मुकाम पे हैं, तो हर एक कार्य की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। आपकी कला यात्रा की शुरुआत कैसे हुई?
नमस्कार, शुभ प्रभात। कला में स्मृतियों का या यादों का बहुत महत्व है। वो यादें बचपन की भी हो सकती हैं, कल की भी हो सकती हैं। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ आज से 80 बरस पहले, तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोवर्धन में हुआ। गोवर्धन बड़ा रमणीक प्राकृतिक स्थान था और धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है। वहाँ पर एक शिलाखंड की पूजा होती है जो बिना भेदभाव, जाति, ऊंच नीच सब लोग उसकी पूजा कर सकते हैं। और शाम को होते होते वही शिलाखंड कृष्ण स्वरूप हो जाता है। गांव रोज एक फेस्टिव लुक देने लगता है। ये यादें सुबह में निराकार और शाम को साकार, ये साकार निराकार, आकृति सापेक्ष और आकृति निरपेक्ष, ये कला में दो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनकी शुरुआत मुझे बचपन में खेलते कूदते स्कूल जाते होने लगी थी। मेरे गांव के कोने में हामिद मियाँ का साइन बोर्ड पेंटिंग की दुकान थी। वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला सारी भाषाओं में साइन बोर्ड बनाते थे। उन साइन बोर्डों पर लगे चटक रंग बचपन में मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और अच्छा लगता था जब साइन बोर्ड बनाने के बाद हामिद चाचा उसके चारों तरफ फूल का एक बॉर्डर बना देते थे। एक स्टेंसिल होता था और 5 मिनट में बड़े से बड़े साइन बोर्ड का फूल पत्ती का एक बॉर्डर छाप देते थे। तो मेरा ये पहला अनुभव था। छापा कला मेरे जीवन में जाने अनजाने में प्रवेश कर गई। यहीं से मेरी कला यात्रा प्रारंभ हुई। बाबा स्कूल में हेडमास्टर थे, घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। स्कूल जाते समय मंदिर में चित्रकारी करते नाथद्वारा के कलाकारों को देखता था। उनके चटक रंग मुझे बहुत अच्छे लगते थे। स्कूल देर से पहुंचता था, वहाँ मेरे टीचर लोग मुझे खड़ा कर देते थे। जब स्कूल से लौटता तो आधे घंटे फिर उन चित्रों को देखता रहता। इस प्रकार मेरी कला की यात्रा बचपन से शुरू हुई जी और आज निरंतर चलती चली जा रही है। जी। अच्छा श्याम जी, जैसा आपने बताया कि रंगों ने आपका ध्यान आकृष्ट किया, खास करके उस बॉर्डर का जिक्र किया आपने, जो आपने देखा कि उस साइन बोर्ड के चारों तरफ जिस तरीके से वो बॉर्डर बना हुआ था, उसके रंगों ने आपका ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन ऐसा होता है ना कि बाल मन कई चीज़ों को देखकर ध्यान उनका आकृष्ट होता है। बाल मन बहुत चंचल होता है। खास करके रंगों की बात अगर हम करें तो लगभग हर आयु वर्ग के बच्चे, अगर हम उन्हें ड्राइंग के प्रति लगाव देखें उनका, या रंगों के प्रति लगाव देखें, तो एक ध्यान आकृष्ट होना वो स्वाभाविक सा नज़र आता है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि आप उस वक्त जब आप बाल अवस्था में थे, किशोरावस्था में थे, उस वक्त आपका एक जो लगाव और इस बात को सोचना कि अब इसी में मुझे अपना भविष्य निर्माण करना है, ये बातें कब से शुरू हुई? ये बातें जब मैं पिताजी के पास बरेली में आगे की पढ़ाई के लिए गया, तो मेरे पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था। वहाँ किताबों की छपाई होती थी। जब कॉलेज जाने लगा तो वहाँ पर ड्राइंग सब्जेक्ट था। मेरा रुझान धीरे धीरे कला की ओर बढ़ने लगा और शिक्षा की ओर भी मैं पूरी तत्परता से लगा रहता। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि कला की भी शिक्षा होती है। जी। ये मेरी अनभिज्ञता थी कि मुझे नहीं पता था कि कला की शिक्षा विधिवत होती है। और कला शिक्षा के लिए मैं बरेली से लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पहुंच गया।
और मैं याद करता हूँ वो दिन, पद्मश्री सुधीर खासगीर, प्रोफेसर मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, मेरे कलागुरु इतने अच्छे मिले मुझे। उन्होंने कला सिखाया नहीं, कला के वो गुण हमारे अंदर भर दिए कि हमको निरंतर जीवन और कला एक कैसे हो जाएं, और कलाकार जीवन यापन के साथ कला साधना करता रहे। ये गुण कला महाविद्यालय लखनऊ से मुझे प्राप्त हुए। जी। अच्छा श्याम जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और एक जो कहते हैं ना, एक सकारात्मक माहौल जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ आपने जब कला के क्षेत्र में आने की सोची, जब ये सोच आपके भीतर विकसित हुई कि अब आपको एक सीरियस नोट पे आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ना है, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उस वक्त घर से कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला, ये जानना चाहूँगी। मैं क्या बताऊं आपको, जी। पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था, पर कला के प्रति उनकी कोई रुझान नहीं था। कला में वो वातावरण नहीं था, घर में जागरूकता नहीं थी कला के लिए। तो मेरे पिताजी चाहते थे मैं आगे एमए करके और पढ़ाई कंटिन्यू करूं, पर मेरा मन कला में लगता था। मैं उनसे जिद करता था कि मैं कला की शिक्षा के लिए लखनऊ जाना चाहता हूं, पर प्रेस में डिजाइन बनते थे ब्लॉग बनाने के लिए। तो उनको इतना ही ज्ञान था कि अगर ये अप्लाइड आर्ट पढ़ेगा तो 2 पैसे कमा लेगा। तो हम लोगों के बीच ये तय हुआ कि मैं अप्लाइड आर्ट पढ़ने लखनऊ कला महाविद्यालय जाऊंगा, और मैं 5 साल का मैंने अप्लाइड आर्ट में अपना कोर्स पूरा किया, और साथ साथ मैंने छापा कला, जिसको प्रिंट मेकिंग कहते हैं, वहाँ पढ़ाई होती थी छापा कला की। मेरी रुचि, मेरा रुझान छापा कला की तरफ बढ़ता गया, और आज जो भी हूँ मैं एक छापाकार, एक प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता हूँ। बिल्कुल, और शायद उन सभी युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, उन सभी अभिभावकों के लिए आप एक सीख हैं, जिनको लगता है कि जैसे अभिभावकों की एक सोच स्वाभाविक होती है अपने बच्चों को लेकर, कि इसके लिए हम ऐसा एक प्रोफेशन चुने, एक ऐसा माध्यम चुने जो इसको आगे जीवन में जब ये जाए तो आर्थिक तौर पर इसे सुदृढ़ करेगा। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट, अगर उसका पैशन कुछ ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि वो बहुत बेहतर कर सकता है, और अपने पैशन को साकार रूप देकर अपनी एक अलग पहचान बनाना समाज में, शायद श्याम शर्मा जी इसका साक्षात उदाहरण है। और सभी अभिभावकों को इस बात की सीख लेनी चाहिए कि हमेशा आपके बच्चे जो भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ उन्हें करने की इच्छा है, उसे उसमें उनका साथ उन्हें देना चाहिए, ताकि आगे चलकर आज जिस तरीके से आप एक स्थापित, एक खुद में एक हस्ताक्षर हैं आप, तो ऐसे लोग बहुत कम ही हो पाते हैं। इसके लिए अभिभावकों का आशीर्वाद और साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि आपका बच्चा जिस क्षेत्र में उसका रुझान हो, रुचि हो, उधर उसको जाने देना चाहिए आगे पढ़ाई के लिए। आज 21वीं शताब्दी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। हर एक काम में इतने विकासशीलता दिखाई देती है कि बच्चा कुछ भी करे, परंतु बच्चा लगन और ईमानदारी के साथ करे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच जाता है। भले ही खेल का मैदान हो, कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, या साहित्य और कविताओं का हो, हर क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। बिल्कुल। आप बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार अगर डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अच्छा श्याम जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जिस विधा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपकी जो विधा रही छापा कला, आखिर छापा कला क्या है और इसका इतिहास क्या है?
ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा समाज में जागरूकता का प्रश्न है। छापा कला के दो रूप हमको दिखाई देते हैं, एक व्यवहारिक रूप, एप्लाइड आर्ट जिसे कहते हैं, और एक छापा कला का वो संस्कारित रूप जो छापा कला हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ती गई। मैं आपको बताऊं, भारत संस्कारों का देश है, हम संस्कारों से जुड़े हुए हैं। जब नई बहू घर में आती है तो उसके पैर में अलता लगाकर 4 पैर हम उसको गृह प्रवेश कराते हैं, मतलब पैर का छापा जमीन पर बनता है और शुभ माना जाता है। आप देखते होंगे घर में नवरात्रि के समय दादी नानी हाथ में कुमकुम हल्दी लगाकर दीवार पर छाप देती हैं और कहती हैं ये देवी जी हैं, इनकी 9 दिन पूजा होगी जी। तो ये छापा कला का संस्कारों के साथ रेंडरिंग है। जब नया बच्चा घर में पैदा होता है तो उसके हाथ में हल्दी लगाकर एक कपड़े पर छाप लेते हैं और याददाश्त के लिए उसके पैदाइश का समय लिख लेते हैं। ये भी छापा कला का रूप है। छापा कला का रूप अगर हम देखें, भारत में ईसा से 2400 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो मिट्टी की सील मिली हैं, उनके सांचे भी मिले हैं। उन सांचों से मिट्टी की सील बनाई जाती थी, जिनको क्वाइन कहते हैं। उससे वस्तु विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। बाद में जब सभ्यता बढ़ी तो पंचमार्क आने लगे। वो भी पंचमार्क प्रिंटिंग का, छापा कला का एक रूप है जिसका व्यवहारिक रूप हम देखते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो राजा महाराजा धनाढ्य लोग छपे हुए कपड़े पहनते थे। तो ये यहाँ लकड़ी के ठप्पों से छपाई भी होती थी। और अपने बिहार में लकड़ी के ठप्पों से कपड़ों पर छापने की परंपरा ईसा से पहले प्रारंभ हो गई थी। मैं आपको याद दिलाऊं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में 2 सूती और रेशमी कपड़े प्रदर्शित हैं। एक दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा का है और दूसरे हमारे बिहार में राजगिरी का है। इसका अर्थ है राजगिरी में सिल्क पर या सूती कपड़ों पर हाथ से छपाई की परंपरा थी। तो इस प्रकार से ये छापा कला का व्यवहारिक रूप है जी। और एक आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में भी छापा कला की शिक्षा होती थी। यहाँ मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं, इन सब के साथ छपाई कला का भी संदर्भ मिलता है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया तो यहाँ के आचार्य लोग अपनी जीवन रक्षा के लिए विभिन्न देशों में चले गए। बुद्ध की मूर्ति ले जाना संभव नहीं था, वो अपने साथ बुद्ध की आकृति छपे हुए कपड़े पर ले गए। इसका अर्थ है नालंदा विश्वविद्यालय में भी छापा कला की परंपरा थी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई और आज पूरे विश्व में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब प्रारंभिक स्थिति में थी तो कलाकार हाथ से लकड़ी पर ब्लॉक बनाते थे, ठप्पे बनाते थे, अक्षर तराशते थे और वो अक्षर मशीन से छपते थे। ऐसे छापा कला का प्रारंभ हुआ जिसका स्वरूप आज हम देखते हैं जी। मतलब एक एप्लाइड प्रिंट मेकिंग, एक क्रिएटिव प्रिंट मेकिंग। आज भारत में क्रिएटिव प्रिंट मेकिंग अपने स्तर पर है और मैं आपको बताऊं
ड्यूरर, मुंच, पिकासो, पिसारो जैसे अनेक महान कलाकारों ने प्रिंट मेकिंग से अद्वितीय रचनाएं मानव समाज को दी हैं। विजुअल आर्ट में, चाक्षुष कला में, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, बहुत से माध्यम हैं। ऐसे ही आज 21वीं शताब्दी में छापा कला स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छापाकार अपना स्थान पा चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और छापा कला अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन नियमित होता रहता है। जी। कला महाविद्यालय में भी छापा कला की शिक्षा दी जाती है। अभी जिनको इनके विषय में अभी तक जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपसे जानना चाहूँगी, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम छापा कला की स्थिति देखें तो आप इसे कैसे देख पाते हैं? अगर हम देखें, आज की शिक्षा में चित्रकला की शिक्षा दी जाती है, परंतु और जो विषय हैं, मूर्तिकला या छापा कला की शिक्षा विधिवत प्रारंभ नहीं हुई है। यही कारण है कि आज समाज में जितनी जागरूकता चित्र और मूर्तियों को लेकर है, उतनी छापा कला को लेकर नहीं हो पाई है। जबकि दूसरे देशों में विजुअल आर्ट की अन्य विधाओं के साथ छापा कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण विधा है। प्राइवेट स्टूडियो हैं, हर यूनिवर्सिटी में एक प्रिंट मेकिंग का स्टूडियो है, जहां पर जाकर स्टूडेंट हॉबी की तरह प्रिंट निकालते हैं और छापा कला का आनंद लेते हैं। कला महाविद्यालयों में भारत के आज सारे कला महाविद्यालयों में छापा कला, प्रिंट मेकिंग की पढ़ाई होती है, परंतु समाज में वो जागरूकता अभी प्रिंट मेकिंग के लिए नहीं आई है जो होना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनियां नहीं हो पाती, जिससे समाज में छापा कला की जागरूकता बहुत सीमित है। बड़े महानगरों की अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर नियमित छापा कलाओं की प्रदर्शनियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन शहरों में छापा कला का आनंद लोग लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि चित्र और छापा कला का आनंद एकदम अलग है। अगर चित्र का आनंद फुल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, तो प्रिंट मेकिंग का आनंद चैम्बर म्यूजिक की तरह है। हम सीमित रंगों से, सीमित आकृतियों से, एक प्लेट से बहुत से रंग पैदा कर सकते हैं। एक प्लेट से एक समर्थ छापाकार सिल्वरी ग्रे से लेकर जेट ब्लैक तक निकाल सकता है। ये तकनीकी सीमा है। एक छापाकार छापा कला की सीमाओं में रहकर सीमाओं का अतिक्रमण करता है, जिससे नया कुछ समाज को दे पाता है। सीमाओं में तो रहता है पर नया देता है। वो परंपरागत तरीके से आगे बढ़ता है। और जब हम परंपरा कहते हैं तो परंपरा कभी रिजिड नहीं होती, परंपरा कभी संकुचित नहीं होती। जो अब तक हमने कला में परम की प्राप्ति की है, उससे परे वही परंपरा है जो साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, प्रेमचंद ने कहानियों में परंपरा, आचार्य रमन और अरविंदो ने आध्यात्म में परंपरा को आगे विकसित किया। इसी तरह से हम छापाकार, प्रिंट मेकर, प्रिंट को भी परंपराओं से जोड़कर नया कुछ रचते हैं। कला की धारा एक बहती हुई धारा है। हर कलाकार उस धारा को और
प्रवाहमान बनाता है अपनी कला रचना करके। जी। इससे अनवरत कला की धारा नित्य नूतन दिखाई देती है। अगर आपके ड्राइंग रूम में एक चित्र है और आप थककर शाम को घर जाते हैं, उस चित्र को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका टेंशन रिलीज होता है। हाथ से बने हुए चित्रों का जो यूटिलिटी है वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी सोसाइटी को है। कलर थेरेपी पैदा कर कलरों से थेरेपी होती है। जो हमारे समाज में डेलिक्वेंट्स हैं, बाल अपराधी हैं, उनका ट्रीटमेंट कलर से होता है। और छापा कला बच्चों के बीच में एक नया प्रयोगात्मक माध्यम है और बच्चा स्टूडेंट इसमें बहुत आनंद लेते हैं। आज पूरे भारत के कला महाविद्यालयों में जो हमारी नई जनरेशन प्रिंट मेकिंग की आ रही है वो बहुत क्रिएटिव है। जी। वो नया नया आकृति, नई नई तकनीक्स सामने लाकर छापा कला को और विकसित कर रही है। ये 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा योगदान है प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में। कलाकार के जहन में जब वो अपनी कलाकृति को आकार देता है तो क्या ऐसी बातें, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं? साहित्य और कला मतलब विजुअल आर्ट, ये दोनों अभिव्यक्ति के अलग अलग सशक्त माध्यम हैं। साहित्य का अनुवाद दूसरी भाषाओं में हो सकता है, पर चित्र का अनुवाद दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकता। ये पूर्ण भाषा है अभिव्यक्ति की। चित्र का आनंद लेने के लिए जितना कलाकार को संवेदनशील होना पड़ता है, रुचि संपन्न होना पड़ता है, और सौंदर्य बोध जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, ये कलाकार के पास होते हैं, जिससे वो कला रचना कर सकता है। इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कि दूसरे के सुख को, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझें। संवेदन, दूसरे की वेदना अपनी वेदना। तो कलाकार संवेदनशील भी होता है। इस कारण वो अच्छी तरह से समाज के साथ जुड़कर समाज में जो देखता है वो कला के लिए कच्चा माल है। उसको कलाकार यथावत एज इट इज डिपिक्ट नहीं करता। वो उससे प्रभावित होकर उसको अपनी तरह से रचता है, जिससे कला सृजन होता है। कला में जितना देखने का, रचने का अनुभव कलाकार को होता है, कला दर्शक का भी उतना ही अनुभव होगा। अगर कला दर्शक चित्रों को देखने के बजाय पढ़ना चाहते हैं, ए फॉर एप्पल की तरह, चित्र देखने की चीज है। चित्रों का आनंद, सौंदर्य बोध, और जैसे जैसे आपका विजुअल एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम चित्रों का आनंद अच्छी तरह से ले सकते हैं। जी। तो वो समाज और कला एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे को देते हैं। कलाकार समाज से लेता है और समाज कलाकार को, कला समाज को देती है। ऐसे ये परस्पर लेन देन कला के क्षेत्र में चलता रहता है। हमारे जो ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने इसी तरह अपनी कला साधना को आम आदमी से जुड़कर आगे विकसित किया है। अब ये दूसरी बात है, कुछ लोगों का आध्यात्म में अधिक रुझान होता है, कुछ लोगों का धर्म में अधिक रुझान होता है, वो उस तरह के चित्र बनाते हैं। पर कला में एक शर्त है कि जब तक कलाकार का अपनापन
कलाकृति में नहीं होगा वो कलाकृति पूर्ण नहीं होगी। जी। अच्छा श्याम जी, आपसे एक सवाल मैं और लेना चाहूँगी, बहुत ही अहम सवाल है कि एक कलाकार के लिए जो सहोदर कलाएं होती हैं उसका उनके जीवन में कितना महत्व है? ये आपने बड़ा अहम प्रश्न पूछा। आज 21वीं शताब्दी में इसकी कमी बहुत देखी जा रही है। ये सारी सहोदर जो सिस्टर आर्ट्स हैं ये हमको देती हैं, हमारे देखने के अनुभव को, कलाकार के देखने के अनुभव को बढ़ाती हैं। एक अच्छी कविता का आनंद, एक अच्छी फिल्म का आनंद, एक अच्छे संगीत का आनंद अगर कलाकार लेने लगेगा तो उसकी कला पूर्णता की तरफ विकसित होगी। इसी तरह से एक साहित्यकार चित्र का आनंद कितना लेता है, चित्र से कितना सीखता है। जी। एक संगीतकार और चित्र एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं। परंतु आज एक नृत्य, मैं आपको बताऊं, पंडित उदय शंकर कलाकार थे, परंतु उन्होंने प्रयोग के बल पर नृत्य में एक नई परंपरा शुरू की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं। तो ये सारी सहोदर कलाएं एक दूसरे को देती हैं, एक दूसरे को से लेती हैं। जी। अच्छा श्याम जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप इस मुकाम पर आ गए हैं कि आपसे हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। विद्यार्थियों की तो बात ही अलग है, छात्रों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच जब आप जाते हैं, आपसे जब वो कुछ ऐसे सजेशंस मांगते हैं या आपसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में उस वक्त रहती हैं कि मुझे ये बताना है उन्हें? अगर मैं कहूँ, मैं तो एक लंबे समय तक कला महाविद्यालय में शिक्षक रहा और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज मेरे विद्यार्थी मुझसे बहुत आगे हैं। शायद यही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि उसके विद्यार्थी उससे आगे चले जाएं। आज मैं जब युवा कलाकारों के बीच जाता हूँ, बहुत प्रेम करते हैं। मैं उनसे 3 बात कहता हूँ: कला में निरंतरता, रेगुलर काम करना, दूसरी है जागरूकता, आप कितना कॉन्शियस होके काम कर रहे हैं। निरंतरता और जागरूकता, आपकी अवेयरनेस कितनी है। जैसे जैसे कला में हमारी अवेयरनेस का विकास होगा कि आज दक्षिण भारत में बैठा कलाकार क्या कर रहा है, हम कहाँ हैं, आज पूरे संसार में किस देश में कला का नया रूप सामने आ रहा है, हम क्या करें, हम कैसे उससे सीखें। बिल्कुल। तो ये जो जागरूकता है एक कलाकार के लिए, कलाकार क्या, पूरे फाइन आर्ट्स के लिए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सब कलाकारों के लिए आवश्यक है कि जागरूकता और निरंतरता। अगर ये 2 मंत्र लेकर कलाकार चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। बिल्कुल। जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे एक पुस्तक मिल गई, मधुशाला। पूरी मधुशाला पढ़ गया। उसकी एक लाइन मेरे जीवन का रूप बदल दिया। राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। मुझे नहीं पता कि मधुशाला मुझे मिली कि नहीं, पर मैं निरंतर छापा कला में काम करते हुए पिछले 60 वर्ष में यहाँ तक पहुँच गया। और दूसरी एक लाइन जयशंकर प्रसाद की है जो मुझे बैठने नहीं देती। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की ये जो लाइन है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, ये लाइन मुझे बैठने नहीं देती, अनवरत काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। और मैं आज भी नियमित काम करने का सुख लेता हूँ। अब
और मैं यही चाहता हूँ जी कि नियमित काम करता रहूं, बिल्कुल करता रहूं, करता रहूं। बिल्कुल, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कार्यक्रम में जिन पंक्तियों से शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं वो पंक्तियां आप पर लागू होती हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने का जज्बा हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। श्याम शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी दिलचस्प बातें और जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी, जो कि एक जाने माने कला साधक है, और तमाम अनुभव और तमाम बातें जो हमने आज उनसे जानी, कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक मोड़ पर ले आती हैं जीवन में, जहां हमें कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकने की बात सीखने को मिलती है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, आपसे जानेंगे, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।